नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज अपडेट लेकर मैं हूं आपके सामने विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। बारिश ऐसी हो जिसकी तस्वीर सामने आए तो अच्छा भी लगता है कि लोग बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन बारिश के बाद अगर हालात ऐसे बन जाएं कि लोगों की जान पर आ जाए, सड़क पर जाम लग जाए और लोग परेशान हो जाएं, उन्हें समझ में ही ना आए कि अब क्या करें, क्योंकि जहां थे वहीं खड़े रह गए, तो फिर बारिश जानलेवा साबित हो जाती है। ऊपर से बारिश के बाद जो इमारतें होती हैं उस पर जो निर्माण कार्य होता है, अगर वो टूट जाए, लोगों के ऊपर मौत बनकर गिरे, तो फिर स्थिति और खराब हो जाती है। आज यही हुआ दिल्ली में। दिल्ली में एयरपोर्ट पर जो हुआ वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले झमाझम हुई बारिश के बाद की तस्वीर आप देखिए जरा, क्योंकि ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि बारिश का असर क्या हुआ है, बारिश का कहर क्या देखने को मिला है। तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां सड़कों में धंस गई हैं, गाड़ियां सड़कों में धंस गई हैं, पानी में डूब गई हैं। दूसरी तस्वीर लोगों का संघर्ष जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी की तस्वीर है। सड़कों का हाल है जहां पर सड़कों पर पानी लबालब है। बारिश में कार फंस गई, बस फंस गई और बसों के साथ साथ लोग फंस गए। दिल्ली दरिया बन गई। बारिश ऐसी हुई कि दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई, जहां थे वहीं खड़े रह गए और रेस्क्यू फिर बाद में किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये संघर्ष लोगों का, ये पानी से जूझते हुए अपने मंजिलों तक पहुंचने का सिलसिला जो आज दिल्ली में दिखा, क्या ये पहली बार है? नहीं है। इससे पहले भी हर साल यही तस्वीर सामने आती है, तो ये बारिश का असर है। और बारिश जब लगातार दिल्ली में हुई, ऐतिहासिक बारिश हुई है आज, और लगातार हुई बारिश के बाद कुछ राजनीतिक रंग भी देखने को मिले हैं। और वो रंग किस तरह से थे जरा उसको आप देखिए। ये 3 तस्वीर आप देखिए, जिसमें राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनको गाड़ी तक पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने, इनके तमाम जो प्रशंसक हैं, उन्होंने गोद में उठा लिया। गोद में नजर आए राम गोपाल यादव। अगली तस्वीर पे आइए, रविंद्र सिंह नेगी, नाम गलत लिखा है माफी के साथ, लेकिन सही नाम है रविंद्र सिंह नेगी। ये दिल्ली की सड़क पर नाव में सवार होकर हाथों में बोट इसको बनाते हुए, तैरते हुए निकले और इन्होंने आरोप लगाया दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर। तो सियासत हुई है यहां पर और कह रहे हैं कि दिल्ली में तैयारी नहीं थी पानी को लेकर। अब आप ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तीसरी तस्वीर है आतिशी का आवास। जो आतिशी मार्लेना लगातार पानी को लेकर अनशन कर रही थी, उन्हीं के घर में पानी घुस गया और पानी इस कदर घुसा कि वहां पर स्थिति खराब हुई। उसके बाद फिर पानी को निकाला भी गया। तो ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, बीजेपी के पार्षद हो, आतिशी का आवास हो, हर जगह यही तस्वीर, यही हाल देखने को मिला है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बारिश के बाद असर क्या देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो काफी भयानक थी, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग वहां पर अपनी फ्लाइट के लिए पहुंचे थे। 2 तस्वीर आप देखिए, ये देश के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की तस्वीर है। एयरपोर्ट ही लीक हो गया, इतनी बारिश हुई। और दूसरी तस्वीर तो यह कि कारों पर शेड गिर गया और इस शेड के गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 5 बजे टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत पर, पार्किंग में जो कार खड़ी हुई थी उस पर छत गिर गई और कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 तस्वीरें दिल्ली की आपके सामने हैं, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि दिल्ली के हाल क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हुई बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीर खराब हुई और दिल्ली की बिगड़ी हालात के बीच अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब कब कैसे हालातों से ऐसे ही जूझते रहेंगी, क्योंकि हर साल की एक कहानी हो गई है। दिल्ली में बारिश हुई, बारिश की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून सक्रिय है। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, लेकिन उमस के चलते लोग परेशान हैं। लेकिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए आप दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मॉनसून का हाल क्या है। दिल्ली में मॉनसून ने ऐसी एंट्री ली कि बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में हुई लगातार बारिश के बाद दिल्ली दरिया बन गई और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में यही देखने को मिला। बारिश का आगाज ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। सुबह तक हुई झमाझम बारिश के बाद दिल्ली की हालत खराब हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, दिल्ली में पानी अगले 2 दिन लगातार बरसेगा।
दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। 88 साल में सबसे ज्यादा बारिश दिल्ली में एक दिन में हुई। एक दिन में 288.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1936 में 235.5 मिलीमीटर बारिश एक दिन में दर्ज की गई थी। दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग और जाम की स्थिति बन गई। हालात ऐसे हो गए कि पूरी दिल्ली ही थम गई। पिछले साल भी दिल्ली में बाढ़ आई थी, लिहाजा इस साल भी लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में हुई बारिश से गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन जल जमाव और सड़क पर जाम ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। देश के ज्यादातर हिस्से में मानसून का असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मानसून का असर तमाम जिलों में दिख रहा है। पूरे एमपी में झमाझम बारिश हो रही है। भोपाल और ग्वालियर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में अकेले जून में ही 25% बारिश हो चुकी है। 11 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा और अगले 3 दिन प्रदेश भर में बारिश का असर दिखेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश भोपाल में हो रही है, बाकी हिस्सों में बारिश का असर जारी है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी मानसून पहुंच चुका है। इंदौर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह में आंधी और बारिश, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर में तेज बारिश। एमपी में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ लाइन के साथ ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन समेत तमाम एक्टिविटी इन दिनों एमपी में जारी है और अगले 3 दिन भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन जल्द ही यहां भी बारिश का असर दिखेगा। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बादल और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रायपुर समेत 4 संभागों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश न होने से लोग उमस से परेशान हैं, लेकिन जल्द ही प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का असर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, चाहे वो दिल्ली हो, एनसीआर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगहों पर बारिश का असर है। यूपी में भी असर दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बारिश की खबर में अपडेट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो बारिश लगातार हो रही, उस खबर में अपडेट ये है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है दिल्ली में। ये दिल्ली का अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल बारिश रुकी हुई है। एक दिन की बारिश के बाद दिल्ली में प्रशासन, सरकार की पोल खुल गई और यह पता चल गया कि तैयारी कितनी थी। तो ये दिल्ली में हुई बारिश का अपडेट आपको बता रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर बारिश हुई, उधर संसद में हंगामे की बारिश लगातार जारी है। संसद का आज 5वां दिन था, नया सत्र, नई सरकार और 5वां दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। अब 1 जुलाई को फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी, लेकिन आज क्या हुआ नीट के मुद्दे को लेकर और सुधांशु त्रिवेदी ने राम के नाम को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया उस पर क्या जवाब दिया है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट के मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कार्रवाई रुक रुक कर चलती रही। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया और उन्हें संसद से आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। उधर लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नीट मामले पर रिस्पेक्टफुली चर्चा करें। देश के युवा घबराए हुए हैं। संसद से ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष उनकी चिंताओं को लेकर एक साथ है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। कांग्रेस के लोग जो लोकसभा की कार्यवाही के नियम बने हुए हैं उसको तोड़कर और हंगामा कर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करवा देते हैं। इसका मतलब है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। उधर कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके नेताओं का माइक बंद कर दिया गया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि मैं माइक बंद कर ही नहीं सकता। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए राम को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव पर जवाब दिया। सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं
देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे, परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। कुल मिलाकर 1 जुलाई को अब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी और नीट को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग लगातार कर ही रहा है। ऐसे में हंगामे के आसार हैं। उधर प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है और खास बात यह है कि अब नीट को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा चाहता है। उधर स्पीकर कह रहे हैं कि अभी धन्यवाद प्रस्ताव के बीच में चर्चा नहीं हो सकती, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन खास बात क्या है, संसद सत्र में अपडेट ये आपको बता देते हैं कि 1 जुलाई सुबह 11 बजे से अब कार्रवाई की फिर से शुरुआत होगी। नीट मुद्दे पर विपक्ष फिर से चर्चा की मांग करेगा और हो सकता है कि इसको लेकर फिर से हंगामा देखने को मिले। एक अपडेट यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो संसद के मामले को लेकर यह सारा अपडेट हमने आपको बताया है। और खास बात यह है कि लगातार संसद का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र के दौरान हमने देखा है कि तमाम हंगामे और स्थितियों के बीच इस वक्त स्पीकर के बयानों को लेकर भी चर्चा चल रही है। पेपर लीक को लेकर लगातार पूरे देश भर में, सदन में भी और सड़क पे भी संग्राम दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार अब एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार करने जा रही है कि पेपर लीक होगा ही नहीं और मध्य प्रदेश में ऐसे एलिमेंट को कोई जगह नहीं दी जाएगी सिस्टम में। क्या है वो प्लान, किस तरह की तैयारी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नीट घोटाला, नेट घोटाला, नर्सिंग घोटाला और पेपर लीक। लेकिन अभी भी हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। हमारे को देखिए इससे कोई फायदा होगा नहीं। इन सभी मामलों के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा। आइए आपको अब इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट बताते हैं, क्योंकि खास बात यह है लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा चल रही है, वो आपको दिखाते हैं। अपडेट इसमें यह है कि एमपी सरकार बनाएगी लीक प्रूफ सिस्टम, ये खास बात है और ये एमपी सरकार की ही शुरुआत होने जा रही है। कानून बनेगा तो पेपर लीक रुकेगा, उम्मीद यही की जा रही है। अगर कानून बनेगा तो पेपर लीक रुकेगा, इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी और इसलिए सरकार यानी कि डॉक्टर मोहन यादव इस तरफ कदम आगे बढ़ा चुके हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब सत्र की, क्योंकि लगातार मॉनसून सत्र जो कि 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कानून विधेयक तो आएंगे लेकिन हंगामेदार रहने के आसार हैं और विपक्ष के तेवर कड़े दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू होगी, जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। इस सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। इस सत्र के दौरान प्रदेश की मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष भी इस सत्र में तमाम मुद्दों को उठाने जा रहा है। मॉनसून सत्र से पहले मोहन सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। विपक्ष अपना काम करेगा और सत्ता पक्ष अपना काम। पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष का अपना जो कार्य है वो विपक्ष करे, विपक्ष का रोल विपक्ष अदा करे। सत्ता पक्ष में 200 दिन की जो हमारी मध्य प्रदेश के विकास को लेके जो उपलब्धियां है वो जनता के बीच में प्रस्तुत करेगा। वहीं विपक्ष सरकार को बहुत से मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष सदन में नर्सिंग घोटाला, कर्ज लेने समेत अन्य मामलों को लेकर सवाल उठाने की तैयारी में है। तो सरकार नर्सिंग घोटाले को, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए, इन चर्चाओं से भागने के लिए 3 तारीख को बजट पेश कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को चर्चा तो इस पर करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं करेंगे तो दूसरे माध्यम से, लेकिन सरकार इस चर्चा से भाग नहीं पाएगी। मैं समझता हूँ नीट भी बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा ये जो नर्सिंग घोटाला है ये उससे भी बड़ा विषय है। प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल और प्रदेश के पूर्व मंत्री इसमें संलिप्त है, उनके संरक्षण में ये सब हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसलिए उसको यहाँ पर उठाया जाएगा और इस विषय को जो है सरकार को पूरा, सरकार से इस पर जवाब तलब किया जाए।
जहां एक तरफ बीजेपी सरकार अपने बजट के साथ पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, ठीक उसी तरह विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुका है। जहां एक तरफ मोहन सरकार अपने 200 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को सदन में रखेगी, पेपर लीक, नरसिंह घोटाला, कर्ज लेने के तमाम मुद्दे भी सदन में गूंजेंगे। पक्ष विपक्ष की तैयारियों को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सत्र हंगामेदार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अक्सर बयानबाजी होती रहती है, लेकिन एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जनता को एक अजीबोगरीब सलाह दी है। सलाह ऐसी है जिसको सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको माने या अनसुना करें। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सलाह क्या दी है मंत्री जी ने, इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने नशा मुक्ति अभियान के मंच से अजीब सलाह दे डाली। कुशवाहा ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी का नया मॉडल भी जनता को बता दिया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको ले आओ, वो खाना खाओ, मेरे सामने नाला क्या है, सामने पिएंगे, उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा। उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूँ। पाइप में डाल के करते, उसे वो भी कहानी है, वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे, शराब पीने वालों की क्या हालत होगी। कुशवाहा के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि पहले मंत्री को अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, नारायण सिंह कुशवाहा जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री हैं। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत अपने घर से करें। अगर उनको लगता है कि ये बात होनी चाहिए, वैसे तो तरीका ये है कि शराब की बात ही क्यों करना, चाहे घर में हो, बाहर भी कहीं नहीं पीना। लेकिन हाँ, अगर नारायण कुशवाहा जी ये चाहते हैं कि ऐसा हो तो इसकी शुरुआत अपने घर से करें। मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा कुछ अंतरालों के बाद शराबबंदी का मुद्दा प्रासंगिक हो ही जाता है, लेकिन ये मुद्दा भी बाकी मुद्दों की तरह दब ही जाना है। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि नेता जब जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तब तो ठोस कदम उठाने, कानून बनाने के नाम पर राजनीति करते हैं, पर सरकार बनने के बाद अक्सर ऐसे हल्के बयान देकर गंभीर विषयों को भी मजाकिया अंदाज में टाल जाते हैं। अब आप ही तय करिए सामाजिक न्याय मंत्री का ये बयान कितना सही और कितना गलत है। अगली खबर इंदौर से, जहां पर 25 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। मुस्लिम धर्म छोड़कर इन लोगों ने सनातन में वापसी की है। खजराना के गणेश मंदिर में ये लोग घर वापसी करते हुए नजर आए हैं। भगवान श्री गणेश के दर्शन और पूजन अर्चना करने के बाद इन लोगों ने वापस से सनातन धर्म में आए हैं, एंट्री ली है और पूरी पूजा पाठ के साथ, हवन के साथ इनकी घर वापसी कराई गई है। तो घर वापसी कराने के बाद इन लोगों को अब नई पहचान मिली है, नया नाम मिला है। वो हम आपको बताते हैं कि जो लोग आज सनातन में शामिल हुए उन लोगों के नाम कितने बदल गए हैं। सारे नाम तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन आप देखिए कि नीलूफर शेख निकिता हो गई हैं, रहमान से हीरा लाल बन गए हैं, रईस से राजू बन गए हैं, जाकिर से राहुल बन गए हैं, जरीना बी से जानवी बन गए हैं, शमीम शाह से शानू बन गए हैं, मेहरून से ममता बन गई, रजिया से रानी बन गई। इतने सारे लोग और भी नाम हैं जो सनातन में वापसी करते हुए नजर आए हैं। अंजुम शाह से आरती, अबरार से अभिषेक, रजाक सैयद से रोहित, अक्षांश शेख से आकांक्षा, ये सारे नाम वापस घर लौट आए हैं। सनातन धर्म में इन्होंने वापसी की है और अब ये वापस से सनातन के हो गए हैं। बढ़ेंगे आगे, इंदौर के मऊ में सड़क में बाधा बन रहे 100 से ज्यादा मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण कर जो काम चलाया जा रहा था उस पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान 12 थानों के पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। इस दौरान रहवासियों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, जिसको लेकर अफसरों और लोगों के बीच झड़प हुई। तस्वीर आपके सामने, जब प्रशासन अतिक्रमण को हटाने पहुंचा, अवैध कब्जा जो किया हुआ था उसको हटाने पहुंचा, तो वहां रह रहे लोगों ने और उस अतिक्रमण के, उस अवैध निर्माण के मालिकों ने प्रशासन के साथ इस नोकझोंक की है, विवाद हुआ है। लोगों का कहना था कि वो खुद ही अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। राजमार्ग होने के चलते यहां यातायात का भारी दबाव होता है। प्रशासन ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का समय दिया, लेकिन रास्ता बंद नहीं कराया। कब्जा हटाने के दौरान जाम लग गया, जिससे परेशानी भी बढ़ी और अफरा तफरी का माहौल बना। एक तरफ बुलडोजर चला है, दूसरी तरफ प्रशासन की टीम से उलझते हुए लोग नजर आए हैं।
लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद और बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने गुरुवार देर रात 14 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। कौन कहां नई जिम्मेदारी के साथ पहुंचा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। एक बार फिर 14 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश में पहले भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की थी, जिसमें जनवरी में 19 आईएएस अफसरों को बदला गया था। इसके बाद अब एक बार फिर बड़ा तबादला किया गया है, जिसमें कई आईएएस अफसरों को बदल दिया गया है। जिन आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं उनमें एसीएस स्तर के विनोद कुमार आदिम जाति अनुसंधान के संचालक बनाए गए हैं। जेएन कंसोटिया को महानिदेशक प्रशासन अकादमी की जिम्मेदारी मिली है। सुदाम खाड़े नए जनसंपर्क आयुक्त बनाए गए हैं। एम सेलवेंद्रन बने हैं किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के सचिव। हरजिंदर सिंह होंगे राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक। रश्मि अरुण शमी बनी खाद्य नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव। बाबू सिंह जमोद होंगे रीवा के संभाग आयुक्त। रघुराज बने एमआर तकनीकी कौशल शिक्षा विकास विभाग के सचिव। वहीं लगातार हो रहे अधिकारियों के तबादले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रदेश सरकार को जमकर घेरती हुई नजर आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रांसफर का अधिकार सरकार को है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, क्या उन्हें सरकार के आसपास रहना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी अधिकारी यहाँ से वहाँ है, ठीक है, सरकार का अधिकार है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, चाहे कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं आपको विधानसभा में भी नाम बताऊंगा, क्या ऐसे लोगों को सरकार के आसपास रहना चाहिए? ये सरकार को खुद को मंथन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोहन सरकार ने पहली बार अधिकारियों के तबादले किए हों। इससे पहले भी जनवरी में बड़े पैमाने पर अफसरों के ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन उस समय भी विपक्ष ट्रांसफर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और इस बार भी तबादलों को लेकर सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में एक स्कूल अपनी बदहाली की दास्तान सुना रहा है। 1961 में बना यह स्कूल अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। क्या है इस स्कूल की हालत, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जर्जर हालत में दिखाई दे रहा ये स्कूल नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा का है। कहीं छप्पर नहीं है तो कहीं स्कूल का मलगा टूटा है। बरसात में पानी टपकने लगता है। 1961 में बना ये स्कूल, जहां पर तेंदुखेड़ा और आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। जर्जर हालत में दिखाई दे रहे इस स्कूल की हर साल मरम्मत करवाई जाती है। स्कूल शुरू होने से पहले बरसात में जीव जंतु भी आ जाते हैं। स्कूल के पास ही एक बरसाती नाला भी है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती है। बच्चों को तो बहुत समस्याएं हैं सारी, जैसे ग्राउंड अपना है नहीं है। छुट्टी के पश्चात 10 मिनट के ब्रेक में जो है बाहर रोड पे खड़े रहते हैं, फिर इधर उधर जो है क्लास में रहते हैं, बरामदा में रहते हैं। समस्याएं तो हैं। पास में अपना रामघाट नाला है, तो वहाँ से भी कुछ ऐसे बरसात के पानी से जीव जंतु आ जाते हैं। जब हमने स्कूल के बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री राव प्रताप सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। एक नया भवन भी आवंटित किया है। बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारा ये प्रयास रहेगा। तेंदुखेड़ा में हम अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ पर बिल्डिंग को, और मुझे लगता है कि या तो वहाँ पर हमने नया भवन दिया है या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सीएम राइज बना रहे हैं और हर 15 किलोमीटर के रेडियस में छोटे स्कूलों पर जहाँ जनसंख्या कम है या भवन कमजोर है, वहाँ के बच्चों को हम परिवहन के माध्यम से लेकर जाएंगे। फ्री में उन बच्चों को लाएंगे, घर छोड़ेंगे और एक बेहतर शिक्षा सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम देंगे। तेंदुखेड़ा विधानसभा में सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा के मामले में गंभीर है। जितने स्कूल जर्जर हैं, उनमें सुधार किया जाएगा। ये बात कही है तेंदुखेड़ा के विधायक विश्वनाथ सिंह ने। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, अभी हमने सीएम राइज के माध्यम से तेंदुखेड़ा विधानसभा में 5 स्कूल दिए हैं। तो तेंदुखेड़ा में जल्द सीएम राइज स्कूल खुल रहा है, वहाँ नई बिल्डिंगें आएंगी तो सभी बिल्डिंगों का हम सुधार करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है।
बेहतर शिक्षा के दावे होते हैं, लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है ये रिपोर्ट बताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज छत्तीसगढ़ में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और कौन कौन से सुरक्षा बल के टीम यहां पर पहुंची थी इस बैठक में शामिल होने के लिए, इस रिपोर्ट को आप देखिए। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है, तो वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई। राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में हुई इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ राज्य पुलिस के हाई लेवल ऑफिसर मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गयी। हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत निलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस ओर कई कारगर कदम भी उठाए गए। तो वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मकसद साफ है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना, और इसके लिए सरकार 2 रास्ते नक्सलियों को दे चुकी है। बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटिए, बंदूक पकड़े रहोगे तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा, और उसको लेकर ये बैठकें भी हो रही हैं। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा कांग्रेस कर रही है और हार की समीक्षा के लिए बनी जो कमेटी है वो रायपुर पहुंची, जिसमें वीरप्पा मोइली भी शामिल थे। और वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता और हरीश चौधरी की सदस्यता वाली ये कमेटी अगले कुछ दिन तक राज्य में रहकर हार की वजह ढूंढेगी, संगठन को मजबूत करने पर विचार करेगी, पार्टी हाईकमान को बताएगी कि आखिर कमी कहां है। देखिए इस रिपोर्ट को। रायपुर पहुंचने पर एआईसीसी की तरफ से बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली का जोरदार स्वागत किया गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और तमाम नेता इस मौके पर मौजूद रहे। मोइली की अगुवाई वाली ये कमेटी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार की समीक्षा करेगी। वीरप्पा मोइली का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं, संगठन के पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर हार और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। For this time, our Lok Sabha elections have shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi, was thinking that he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not happen, and ultimately it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. ये कमेटी लोकसभा का चुनाव हारे उम्मीदवारों से मिल रही है, उनका पक्ष भी जान रही है। हम लोगों ने अच्छे से चुनाव लड़ा है और सब लोगों का संयुक्त प्रयास रहा है। जीत हार चलती रहती है, आने वाले समय की तैयारी करेंगे। कांग्रेस की ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि पार्टी की हार की वजह क्या है, संगठन की स्थिति क्या है और आगे पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है। कमेटी इन तमाम मसलों पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आला कमान को सौंपेगी, जिस पर पार्टी की आगे की प्लानिंग बनाई जाएगी। नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज, भिलाई। तो एक तरफ कांग्रेस इस बात से खुश है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ हुआ, इस बैठक में अंदर क्या हुआ है, अब आपको यह भी बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर रायपुर में समीक्षा बैठक हो रही थी। चेयरमैन वीरप्पा मोइली मौजूद थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में चुनाव में मिली हार की वजहों पर चर्चा हो रही थी। सभी नेता इसमें शामिल थे। बैठक में नेताओं ने वीरप्पा मोइली समेत वरिष्ठ नेताओं के सामने ही अपनी भड़ास निकाली। फिर सामने आते हैं कवासी लखमा, और कवासी लखमा ने गुटबाजी पर नाराजगी जताते हुए पार्टी के ही लोगों को हार का जिम्मेदार ठहरा दिया। बस्तर से कवासी लखमा चुनाव लड़े थे, हार गए।
और उन्होंने कहा कि ये हार इसलिए हुई क्योंकि पार्टी के अंदर नेताओं में गुटबाजी है। दूसरे नेताओं ने भी संगठन के कामकाज पर सवाल उठा दिए। रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि गुटबाजी पर कवासी लखमा का गुस्सा फूटा है और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां यहां भी लगातार हो रही हैं। हालांकि 22 जुलाई से सत्र की शुरुआत होगी। सियासत इस पर तेज हो रही है। विपक्ष ने छोटा सत्र रखे जाने पर ऐतराज जाहिर किया है और सत्र को बड़ा करने की मांग की है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान कुछ विधेयक पेश होंगे। छोटे सत्र के आयोजन पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सत्र के समय को बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस की मांग पर बीजेपी का कहना है कि मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। यह जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की परंपरा के अनुसार ही हुआ है और सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मॉनसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके अनुरूप है। पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। बढ़ेंगे आगे। 26 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले में अभी भी 44 स्कूल के पास खुद का भवन नहीं है। यही नहीं, 146 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। और आलम यह है कि स्कूली बच्चे कहीं शिक्षक के घर में तो कहीं गांव के गोटुल में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे यहीं पढ़कर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा के ऊपर कामता गांव में प्राथमिक स्कूल भवन ही नहीं है। यहां 30 बच्चे पढ़ाई करते हैं। पुराना स्कूल भवन 6 साल पहले जर्जर हो चुका है। छतों से सरिया निकल चुका है। ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन की मांग कई बार की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सामने आकर अपने घर में बच्चों को पढ़ाने लगे। कहते हैं ना, शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से कभी अलग नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही शिक्षक मंगल राम ने कर दिखाया और पिछले 4 साल से अपने कच्चे मकान में शिक्षक स्कूली बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं और उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। इस वक्त मैं जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा के ऊपर कामता गांव में हूँ। आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्राथमिक भवन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जर्जर स्थिति में है। इसकी मरम्मत तक नहीं हो सकती है। इस भवन की इतनी ज्यादा जर्जर स्थिति में है। हमारे साथ यहाँ के जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है यहाँ की स्कूल का, बताइए। यहाँ की स्कूल का जो है सर, 2011 से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। 2011 से लेकर आज तक यहाँ के बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और बिल्डिंग ना होने के कारण मैं कई सालों तक अपना घर में झोपड़ी बना करके बच्चों को पढ़ाया। मैं आगे भी जो है कांकेर के स्कूल भवनों की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कूल भवन विहीन है और जर्जर स्कूल भवनों में बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर होने के कारण सर हमारे जो सेंडी सर हैं वो अपने घर में पढ़ा रहे थे सर। उसके बाद ये अभी बगीचा में जो लाड़ी बना है सर वहाँ भी पढ़ा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से मतलब बिजली ना गिर जाए ऐसे सोचकर हम साथ में संचालन करवा रहे हैं सर मिडिल स्कूल। पंचायत कोतकुड़ है, आश्रित ग्राम ऊपर काम है। ये तो यहाँ तो लगभग 10 साल हो गया है। स्कूल जो प्राथमिक शाला उसमें लगभग 2 साल भरने था, उसमें तो अभी तो पूरा जर्जर हालत में है। ये तो हमने आपको बता दिया कि कैसे शिक्षक के घर में स्कूल संचालित हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर कामता गांव से 7 किलोमीटर दूर पगडंडी और जंगल के रास्तों को पार कर हिरनपाल गांव आता है, जो नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। हिरनपाल में आदिवासी का नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक का केंद्र गोटुल में पिछले 8 सालों से स्कूल भवन संचालित हो रहा है। इसी कच्चे खपरेल के गोटुल भवन में बच्चे अपना भविष्य संजो रहे हैं। जहां बारिश के 4 महीने पानी टपकने के चलते बच्चे इस गोटुल में संचालित हो रहे स्कूल भवन में नहीं आ पाते। ये दूसरा जो है हिरनपाल है, जहां गोटुल में जो है स्कूल संचालित हो रही है।
आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पूरी तरह तरीके से जो है ये खपरेल का एक जगह है, जो अक्सर जो है बस्तर के बिहार इलाकों में जो गोटुल संचालित होते हैं वहां इसी तरीके से रहता है। हमारे साथ शिक्षक भी है, इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा, ये बताएंगे। सर क्या नाम है आपका? ये गुलाब सिंह पटेल। गुलाब सिंह पटेल। कब से संचालित हो रहा है सर यहाँ? यहाँ 2 साल से सर। स्कूल नहीं है यहाँ? नहीं। क्या क्या समस्याएं आती है? यहाँ तो कई समस्या है सर। पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है सर। यहाँ सब अब गांव का ये एक भवन है, गांव वाले सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं। तो जब उन लोग इन कार्यक्रमों में उपयोग करते हैं तो सामान को इधर उधर जो पोस्टर वहाँ देख रहे हैं ना, आधे पोस्टर तो उन्हीं लोगों के से फट गया। हाँ, जिले में कुछ स्कूल हैं जो क्षतिग्रस्त होने के कारण भवन विहीन है, तो उनमें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालयों का संचालन व्यवस्थित रूप से विगत सत्र से ही किया जा रहा है और भवन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। कांकेर में 677 स्कूल भवनों की मरम्मत का काम शुरू हुआ, जिनमें से 344 कार्य पूरे हो चुके हैं। 310 कार्य प्रगति पर थे, जिसे 15 जून तक पूरा कर दिया गया। वहीं भवन विहीन स्कूल भवनों को लेकर अधिकारी कहते हैं कि अभी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और स्कूल भवन संचालित किए जा रहे हैं। ये अधिकारी के अपने तर्क हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जिले के भवन विहीन स्कूल या तो सामुदायिक भवन में संचालित हो रहे हैं या शिक्षक के घर में तो कहीं गोटुल में। कांकेर से विस्तार न्यूज के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर से खबर है, जहां के लरकोंडा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पर मनरेगा योजना के तहत होने वाले काम में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। गांव वालों का कहना है कि यहां गेबियन बॉल और चेक डैम निर्माण में सरकारी पैसे का गबन किया गया। साथ ही जिन मजदूरों ने इस काम में मजदूरी की उनको पैसा भी नहीं मिला और मजदूरी करा ली गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस गेबियन वॉल और डैम के नाम पर सरकारी पैसे निकाल लिए गए। लरकोंडा ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, सरपंच और सचिव पर आरोप है कि तीनों ने मिलकर थोड़ा बहुत काम करवाया, पुराने काम को नया बता दिया और सरकार की तरफ से आई रकम हड़प ली। इस ग्राम पंचायत में गेबियन वॉल और बोल्डर चेक डैम बनाने के लिए राशि आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कागज पर डैम तो बना लिया, लेकिन इसके नाम पर आई रकम को डकार दिया। गैबियन और बोल्डर चेक स्वीकृत हुआ था, जिसको आज तक मेरे को पता नहीं है कि कितना स्वीकृत है और कितना नहीं है, जो कि सरपंच और रोजगार सहायक सचिव के द्वारा किसी बिना प्रस्ताव के, बिना बैठक के, बिना जानकारी का जो बोल्डर चेक और गैबियन बनवाया गया है, जो कि वो सब पुराने स्थिति का जो बोल्डर चेक है उस पुराने स्थिति में नया बोल्डर चेक बना करके उसकी पैसा हरण ये लोग किए हैं, जो कि सब फर्जी है। जो थोड़ा बहुत काम करवाया भी, उसमें जिन लोगों ने मजदूरी की थी उन्हें भी उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। गेबियन बाल और बोल्डर चेक डैम जो स्वीकृत हुआ था, इसमें से कि उप सरपंच के माध्यम से पिछले दो तीन विगत वर्ष पहले वाटर सेट के माध्यम से बनवाया गया था। उसी को रिपेयरिंग कर थोड़ा बहुत नया बोल्डर ला के उसमें डाल के और ये लोग बनवाए हैं और पैसा आहरण कर लिए गया है। अब जब ग्रामीण विरोध जता रहे हैं तो सरपंच देवलाल राम का कहना है कि मनरेगा के तहत जो भी काम किया गया है वो रोजगार गारंटी के तहत होता है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हाँ, मनरेगा द्वारा जो भी काम कर रोजगार गारंटी के अधिकारी रोजगार शाख द्वारा कराया जाता है, मेरे को कोई जानकारी नहीं। राज्य सरकार मनरेगा के तहत प्राकृतिक जल धाराओं, नालों पर चेक डैम के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इसमें गेबियन वॉल के साथ ही चेक डैम बनाया जाता है। ये एक छोटा डैम होता है जिसमें थोड़ा पानी जमा होता है। इसे अमूमन खाई दलदली जैसी जगहों पर बनाया जाता है, जहां जल प्रवाह की गति को कम किया जा सके। चेक डैम पत्थर, मटर, बजरी से भरे सैंड बैग और लौंग से मिलाकर बनाया जाता है। इस गेबियन वॉल और चेक डैम को बनाने में सरकार भरपूर मदद कर रही है, लेकिन पंचायत स्तर पर इसमें इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस पर जांच और एक्शन की दरकार है। अविनाश चंद्र, मनेंद्रगढ़, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। जर्जर और शिक्षक विहीन स्कूलों की खबरें सभी ने देखी हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्कूल
जहां पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल से घर जाने का मन नहीं करता है। सोचिए, ये बड़ी अच्छी भी बात है, क्योंकि बच्चे जहां नाना करते हुए स्कूल जाते हैं, कई बार तो ऐसे बच्चे थे, हमारा ज़माना था उस वक्त तो बच्चे पिटकर स्कूल जाते थे, और अब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से घर नहीं जाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं महासमुंद के बीजापाती गांव की, स्कूल की, जहां के शिक्षकों की जिद ने स्कूल की तस्वीर बदल दी है। शिक्षकों ने अपने खर्चे से पूरे स्कूल को संवार दिया है। बच्चे भी अब कहने लगे हैं कि स्कूल आएंगे और घर नहीं जाएंगे। राजकीय, राष्ट्रीय, पक्षी और जानवर और 1 2 3 ABCD और बालवाड़ी के लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और दूसरे स्कूल से अच्छे होशियार बनते हैं। और बढ़ेंगे आगे। सरगुजा के सीतापुर थाना इलाके में निर्भया कांड जैसा मामला सामने आया है, जहां एक सिरफिरे युवक ने एक तरफा प्रेम में महिला के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसके साथ बर्बरता भी की और फिर उस महिला का सिर कुचलकर हत्या भी कर दी। सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि आरोपी महिला से एक तरफा प्रेम किया करता था और इसी वजह से उसने उसकी निर्दयता पूर्वक यानी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और जैसा निर्भया के साथ हुआ वैसे इस महिला के साथ अंजाम किया गया। वंदना के पास उड़म केला गांव है, वहाँ पर एक करीब 25 साल उम्र की एक महिला है। उसको आरोपी ने उसको सिर में पत्थर से वार कर उसका हत्या किया और उसके गुप्तांग में डंडा डाल दिया था। तो उस संबंध में उसका विवेचना भी चल रहा है और संदेही अभी अभिरक्षा में है। उसके आवश्यक कार्रवाई करके उसको रिमांड पर भेजा जाएगा। और दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। दिलीप, बताइए कैसे निर्ममता पूर्वक वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, इस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतना ही कम है। काफी दुर्भाग्यजनक घटना है और इस घटना को से जो आसपास के जो गांव के लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि ऐसी जो घटना है उसके बारे में वो सोच नहीं सकते थे। बड़े महानगरों में निर्भया जैसा हत्याकांड लोगों को सुनाई भी देता था, आज उनके गांव में ऐसा घटना हो गया है तो लोगों में काफी गुस्सा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अभी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारा जो समाज है, हमारे जो युवा वर्ग जो लोग हैं, उनके दिमाग में आखिर कौन सी ऐसी व्यथा चल रही है, ऐसी कौन सी बातें चल रही है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देश भर में अब मानसून दस्तक दे चुका है। छत्तीसगढ़ में मानसून की तस्वीर कुछ ही अलग ही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट का नज़ारा कुछ ऐसा है कि इसके आगे शिमला, मनाली भी फेल हो चुका है। मैनपाट की खूबसूरती को दिखाने वाली इस खास रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद आप भी मैनपाट घूमने जरूर जाएंगे। तस्वीर कुछ ऐसी कि ऐसा लगे जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। हरियाली में बिछी ये सफेद चादर बादलों की है। प्रकृति का ये खूबसूरत मिलन बेहद मनमोहक है। ये नजारा शिमला या ऊटी का नहीं, बल्कि ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा जिले के मैनपाट की है। वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ ही प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय है, लेकिन ये हिल स्टेशन पर्यटकों में कुछ खास स्थान रखता है और वजह है इसकी ये खूबसूरती। जहां प्रदेश भर में भीषण गर्मी के बाद मानसून की एंट्री हो चुकी है, वहीं अब बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित मैनपाट में भी इन दिनों मौसम खुशनुमा हो गया है। कश्मीर, शिमला, मनाली इस बड़े भूभाग वाली खूबसूरत जगहों में से एक उत्तर छत्तीसगढ़ का मैनपाट भी है। यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। बादलों से ढकी हुई ये वादियां छत्तीसगढ़ में बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और इन दिनों मैनपाट के परपटिया में बादलों की अटखेलियों का नजारा कैद हुआ है। यहाँ हर साल बारिश के समय इसी तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है। साथ ही यहाँ आकर्षक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादल भी जमीन से बात कर रहे हो। इससे रोमांचक स्थिति बन रही है। बता दें कि मानसून के आने के बाद हुई बारिश के कारण यहाँ के पहाड़ और जंगल और भी खूबसूरत दिखाई देने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मैनपाट की हसीन वादियों को देखकर आपका चेहरा खिल गया होगा, लेकिन अगली खबर से आपका चेहरा मुरझा सकता है।
वजह है आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका मोबाइल फोन और उस मोबाइल फोन में डला हुआ सिम कार्ड। और जिस कंपनी का सिम कार्ड है, अब उस कंपनी ने उस सिम कार्ड के इस्तेमाल के लिए आपसे ज़्यादा रुपए वसूलना शुरू करने वाली है 3 जुलाई से। खबर यह है कि रिलायंस जियो के बाद एयरटेल ने भी अपना डाटा और वॉइस कॉलिंग महंगी कर दी है। कितना अंतर पड़ेगा, आपकी जेब पर कितना खर्च आएगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सस्ते डेटा मिलने के दिन अब पूरे हो चुके हैं और देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करते हुए आम आदमी को झटका दे दिया है। टैरिफ के रेट बढ़ाने की शुरुआत रिलायंस ने की। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें 15 से लेकर 25% तक बढ़ा दी। नए टैरिफ 3 जुलाई से लागू होंगे। जियो के पॉपुलर टैरिफ की बात करें तो 155 रुपए वाला प्लान 189 में पड़ेगा, यानी कि 34 रुपए की बढ़ोतरी। 209 वाला प्लान 249 में, यानी कि 40 रुपए की बढ़ोतरी। 239 वाला प्लान 299 में 60 रुपए की बढ़ोतरी। 299 वाला प्लान 349 में 50 रुपए की बढ़ोतरी। 399 का प्लान 449 में 50 रुपए की बढ़ोतरी। 479 का प्लान 579 में 100 रुपए की बढ़ोतरी। 533 का प्लान 629 में 96 रुपए की बढ़ोतरी। 666 का प्लान 799 में 133 रुपए की बढ़ोतरी। 999 का प्लान 1199 में, यानी 200 रुपए की बढ़ोतरी। 1559 का प्लान 1899 में 340 रुपए की बढ़ोतरी। और सबसे महंगा प्लान 2999 का प्लान अब 3599 में पड़ेगा, यानी कि 600 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। रिलायंस जियो के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने मोबाइल टैरिफ में 10 से 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। एयरटेल के वॉइस प्लान के टैरिफ की अगर बात करें तो 179 वाला प्लान अब 199 में मिलेगा, यानी 20 रुपए महंगा। 455 का प्लान 509 रुपए में मिलेगा, यानी 54 रुपए महंगा। 1799 का प्लान 1999 में मिलेगा, यानी कि 200 रुपए महंगा। उधर पोस्टपेड प्लान भी महंगे हो गए हैं। 399 का प्लान 449 में 50 रुपए महंगा हो गया है। 449 का प्लान 549 में, यानी यहाँ पर भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 599 का प्लान 699 में 100 रुपए की बढ़ोतरी। और 999 का प्लान 1199, यानी 200 रुपए महंगा अब ये प्लान हो गया है। एयरटेल की रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करने के चलते आज उसका शेयर रिकॉर्ड भी हाई स्तर पर पहुंचा। एयरटेल ने पिछले साल 8% का मुनाफा कमाया था। कुल मिलाकर अब इंटरनेट के रेट बढ़ने से इसका असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यानी कि जिस महंगे आटा और सस्ते डेटा को लेकर राजनीति होती थी, अब उस राजनीति की लाइन कम से कम बदल जाएगी। आटा भी महंगा है, डाटा भी महंगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। धन्यवाद।